आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं खबर दोपहर बाद सेंट्रलाइज्ड फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी की। सेंट्रलाइज्ड फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी आज से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत हुकूमत 18 साल से 44 साल के तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त फराहम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दरमियान हिज़्ब मुखालिफ की 13 सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मरकजी हुकूमत को मुश्तरका तौर पर खत लिखकर मुल्क भर में मुफ्त टीकाकारी मुहिम चलाने की मांग की थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। पहले 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल से तकर्रुरी लेने की जरूरत होती थी। नई पॉलिसी के मुताबिक मरकज और रियासती हुकूमतों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। अभी मरकज 45 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रहा था, रियासती हुकूमत और प्राइवेट अस्पताल लगा रहे थे। नई पॉलिसी में वाज़े तौर पर कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल अब मनमानी कीमत नहीं वसूल कर पाएगी। मरकज ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा कीमत तय कर दी है। 780 रुपए कोविशील्ड की एक डोज के लिए देनी होगी, जबकि स्पुतनिक के लिए 1145 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए निजी अस्पताल ले सकेगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, साथ ही साथ रंजीता झा और वसीम अंसारी भी जुड़ चुके हैं। रंजीता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है, किस तरह से इसको अंजाम दिया जा रहा है? मुनज़्ज़ा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी उन्होंने, और फ्री वैक्सीन फॉर ऑल जो है वो उसकी शुरुआत करने की बात कही थी। आज से पूरे देश में इसकी शुरुआत की जा रही है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के और 44 साल से नीचे तक के उम्र के लोगों को अब फ्री वैक्सीन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसकी पूरी जो देखरेख रहेगी, वैक्सीन किस स्टेट को कितना दिया गया है और किस तादाद में दी जाएगी, इस पूरी चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा होगी। इसका मतलब जो अब तक 44 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन की जो नियम थे, अब उसी तरह के नियम जो है वो 18 साल से जो ऊपर है उन लोगों को भी उसी तरह के नियम के अनुसार वैक्सीन दिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से दूसरी वेव में लोगों ने देखा कि कोरोना ने कितना ज्यादा लोगों को संक्रमित किया, संख्या लगातार बढ़ती रही, मौतों का आंकड़ा भी हमने देखा कि 4000 से ज्यादा मौत के आंकड़े भी पहुंचे। उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि तीसरी वेव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, और जिसके तहत इस नई जो वैक्सीन नीति है उसकी घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से। इसके साथ ही जिस तरह से बताया आपने कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक किस वैक्सीन पर कितने शुल्क वो ले सकते हैं, उसको लेकर एक रकम जो है वो निर्धारित कर दी गई है सरकार की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि उससे ज़्यादा अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर किसी भी व्यक्ति से वैक्सीन के नाम पर वसूली करता है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय डायरेक्ट इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। कई राज्य हैं जिन राज्यों में ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन की कमी है, केंद्र सरकार जो है वो दोहरा व्यवहार कर रही है राज्य सरकारों के साथ, और इस तरह की शिकायतों पर भी कहीं ना कहीं इस नई नीति से लगाम लग सकेगा, क्योंकि जो पूरे प्रिकॉर्मेंट की जो योजना है वो अब केंद्र सरकार के पास रहेगी। पहले ये आंकड़ा था कि 50% राज्य अपनी तरफ से कर पाएगा और 50% केंद्र जो है वो राज्यों को देगी, लेकिन अब पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की रहेगी। तो ऐसे में मॉनिटरिंग का भी जो काम है वो केंद्र सरकार का रहेगा। किस राज्य में किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगी पूरी प्रोसेस को? वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब सेंटर जो है पूरी मॉनिटर कर रही है इस प्रोसेस को, तो ऐसे में स्टेट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है? देखिए, सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई है। अगर आज कल के आंकड़े की बात करते हैं तो करीब 2 करोड़ 99 लाख
77,419 वैक्सीन अब तक महाराष्ट्र के लोगों को दी गई है। लेकिन ये वैक्सीन अब भी कम है, क्योंकि जो जनसंख्या है उसके आधार पर अब भी काफी वक्त लगेगा महाराष्ट्र की सारी जनता को वैक्सीन लेने के लिए। जहां तक बात करते हैं कि 18 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की जो शुरुआत है वो जरूर कर दी गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि 2 दिन पहले 30 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक के लोगों के लिए वैक्सीन फ्री शुरुआत कर दी गई है। इस मुहिम के तहत महाराष्ट्र में कई जिलों में इसकी शुरुआत की गई और बाकायदा वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीन दिए भी जा रहे हैं। अभी जैसे मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की जो महानगर पालिका है वहां पे हमने कुछ अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि 18 साल से लेकर 44 साल उम्र तक अभी बीएमसी की तरफ से शुरुआत नहीं की गई है। राज्य सरकार फैसला करेगी, उसके आधार पर जितने भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उसके आधार पर ही सेंटर्स लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये सेंट्रल से आने वाली है और सेंट्रल से स्टेट के पास है कि स्टेट के बाद वो सभी नगर पालिका महानगर पालिका को देगी। तो अभी दिक्कतें कुछ और भी है वैक्सीन को लेकर, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे। जिस तरह से सेंट्रल की तरफ से जो प्रोवाइड कराया जाएगा वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार को, उसी के आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अलग अलग जिलों में, और खासकर उन जिलों पे खास करके ध्यान दिया जाएगा जहाँ पे अब भी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हुए हैं। जो खास करके रत्नागिरी का इलाका है वहाँ पे अब भी कई मामले हैं बढ़े हुए हैं, कोल्हापुर है जहाँ पे अब भी मामले बढ़े हुए हैं, तो उन इलाकों बिल्कुल। वसीम के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताया कि फ्री वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरे मुल्क में ही शुरू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है महाअभियान वैक्सीनेशन भी चला रहा है। मुनज़्ज़ा मध्य प्रदेश इन मानों में अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश महाअभियान चला रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर बनाए गए हैं और 7,000 सेंटर पर जो टारगेट है वो 10 लाख लोगों को आज वैक्सीन लगाने का है। अगर मैं राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर 850 सेंटर बनाए गए और सुबह से जो है हर सेंटर पर एक जो है जोश हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के सामने खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने वैक्सीन को लगवा लिया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? वसीम हसन। वसीम साहब, आपने लगवा लिया? जी हाँ, जी हाँ, अभी लगवा लिया। तो किस तरह की महसूस कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, अच्छा रहा, जैसे नॉर्मल जैसे। जी हाँ जी, मेरा नाम शबाना कुरैशी है, मैंने भी लगवा लिया, अच्छा फील हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी अफवाहें भी थी, क्या उससे डर नहीं लगा? हाँ, पहले तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन लगवाने के बाद ऐसा कुछ अच्छा लगा। जी हाँ, कुछ महसूस नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, जैसे होते नॉर्मल। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा, जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत का टीका लगवाना है, जिंदगी को खुशगवार बनाना है और जिंदगी के मराइल को खुशगवार बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उससे बचना है और जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उससे बचना है। तो ये सेहत का टीका बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर जफर हसन साहब मौजूद है। जफर साहब, कितना अहम मरहला है ये? देखिए, ये बहुत ही अहम मरहला है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इससे जूझ रही है और आने वाले वक्त में जो थर्ड लहर की बात की जा रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी हुकूमत और आवाम को साथ मिलकर इसमें काम करना होगा। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और अगर हम इस वैक्सीन को आज लगवा लेते हैं तो जाहिर है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी महफूज कर रहे हैं और अपने ख़ानदान को, अपने घराने को, अपने आस पड़ोस को, पूरे समाज को महफूज कर रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आपका टीका मेरी हिफाजत, मेरा टीका आपकी हिफाजत। और जब ये सब, क्योंकि हुकूमत ने अब तो फ्री कर दिया है, अगर उस फ्री करने के साथ साथ लोगों को जो है प्राइवेट अस्पताल में भी इजाज़त देगी, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों में बेदारी किस तरह से देखने को मिल रही है? क्योंकि आप लोगों ने, इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने अलग अलग तरीके से इनामात भी ऐलान किए, तमाम चीज़ें, आवाम का रिस्पॉन्स कैसा नजर आ रहा है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देख रहे थे पिछले दिनों, जिस तरह से वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ एक आवाम हो गई थी और उसमें तरह तरह के भ्रम की एक स्थिति थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। क्योंकि देखिए, जब तक आवाम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो समाज के अंदर एक हैसियत रखते हैं, आवाम जिनको मानती है, जिनकी राय की उसकी नज़र में अहमियत है, अगर वो लोग जब आवाम को बेदार करते हैं और उनको समझाते हैं तो यकीनन उसके असरात आते हैं। और गवर्नमेंट की तारीफ़ करना होगी कि गवर्नमेंट ने, ख़ासतौर से भोपाल कलेक्टर ने, जिस तरह से भोपाल के तमाम ही समाज के लोगों को, मुख्तलिफ NGOs को, रिलीजियस स्कॉलर्स को, सबको जमा किया और बहुत ही बारीकी से उन सारी चीज़ें समझाएं कि देखिए, आप लोग जब आगे आएंगे तो यकीनन उसका फ़ायदा मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर और जगहों में लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन
के पृथ्वी मेहताब, का एक रुझान पैदा डॉक्टर हुआ है। साहब जो आपके साथ जुड़ चुके हैं उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस मध्य प्रदेश में है उनमें से 4 लोगों की मौत हुई थी और चारों ने दोनों डोजेस जो वैक्सीनेशन के लिए हुए थे, तो सिवियरिटी बहुत ज्यादा लग रही है डेल्टा जो वेरिएंट है उसकी। यकीनन बहुत अहम सवाल जो है मुनज़्ज़ा आपने किया है कि मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट का जो केस सबसे पहला जो आया था 16 जून को आया था। तो 16 जून के केस की भोपाल की बात करें या फिर शिवपुरी में जो 4 लोगों की मौत हुई, उन सब ने जो है दोनों डोज लगा लिए थे। बहुत सारे लोगों में खदशा थे कि जो है वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर इस तरह के वेरिएंट आते हैं और ऐसे मौत होती है तो फिर लगाने का फायदा क्या। डॉक्टर साहब इससे तफसील जाने कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कितने महफूज है और फिर जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में बताएं। देखिए, बुनियादी तौर से हम ये बात समझ लें कि वैक्सीन जो हम करवा रहे हैं वो एक प्रोटेक्शन है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमें मोटरसाइकिल पर यह हिदायत दी जाती है कि जब हम ड्राइव करें तो हेलमेट पहन कर ड्राइव करें। हेलमेट पहनने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर एक्सीडेंट होगा भी तो हमें कुछ नुकसान कम होगा, लेकिन हम ये कहें कि हम मौत से महफूज होगा तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन का मामला भी यही है कि एक तरह से आपको प्रोटेक्शन है और अगर इसमें आपके ऊपर अटैक होता है, आप उससे मुतासिर होते हैं, तो आपके ऊपर उसके असरात, उसके सिम्टम्स बहुत कम आएंगे और यकीनन हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कुछ मौतें भी हुई होंगी लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा सोचता है। कोई एक हादसा पेश आ गया, कोई एक ऐसी मौत हो गई तो उसका हम लोग चर्चा ज़्यादा करते हैं। और दूसरी जो मैं बुनियादी बात कहना चाहूँगा कि मैं लोगों से कहता हूँ कि जब आप अपना मकान बनवाते हैं तो आप इंजीनियर से मशवरा करते हैं, आप किसी डॉक्टर से नहीं पूछते। इसी तरह जब आप अपनी सेहत के ताल्लुक से बात करते हैं तो आपको ये चाहिए कि जिस डॉक्टर पे, जिस तबीब पे आपको बहुत एतमाद हो और भरोसा हो, आपको उससे मशवरा करना चाहिए। लोगों से मशवरा करके अगर आप उस पर अमल करेंगे तो ये तो अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। बिल्कुल मेहताब, लोगों को चाहिए कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और इससे सिवियरिटी जो है इस डिजीज की वो कम हो जाती है। रंजीता हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, ये बताएं कि किन बेसिस पर स्टेट्स को जो है वैक्सीनेशन डोजेस अलॉट किए जा रहे हैं। मुझे देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से ये गाइडलाइन लाया गया था। जिस समय ये घोषणा की गई थी कि फ्री फॉर ऑल वैक्सीन की योजना शुरू की जाएगी देश में, उस समय ही गाइडलाइन लाया गया था। आबादी के हिसाब से जिन राज्यों में जिस तरह की आबादी है, जिस उम्र के लोगों को वैक्सीन देना है उसको देखते हुए वैक्सीन दिया जाएगा। उस प्रदेश में कोरोना के केसेस किस तरह के रहे हैं, सिवियरिटी कितनी रही है, उसको लेकर देखा जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन है उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की बात कही गई थी इस गाइडलाइन के तहत। इसके साथ ही सबसे अहम जो था वो ये कि राज्य को जब वैक्सीन दिया जाएगा तो आखिर उसमें वेस्टेज जो है वो क्या रहा है, किस राज्य ने कितना वेस्ट किया है, और उसके आधार पर फिर राज्यों को वैक्सीन केंद्र की तरफ से दी जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप वैक्सीन लेकर और उसकी बर्बादी कर रहे हैं तो वैसे में केंद्र सरकार ये कदम उठा सकती है कि राज्य जितनी डिमांड कर रही है उस मुताबिक उसको वैक्सीन ना दिया जाए। जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन की कमी है और शुरुआत नहीं की गई है फ्री फॉर ऑल जो योजना है इसकी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी आता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं हमने देखी है किस तरह से केंद्र बनाम राज्य और ममता बनाम मोदी की राजनीति चल रही है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में आज से इस योजना की शुरुआत नहीं की गई। और दलील ये दी जा रही है कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं दिया है। जो फ्री योजना जो बताई जा रही है 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देना है, उसमें पश्चिम बंगाल का ये कहना है, वहां की सरकार का कहना है कि उनको उस तादाद में वैक्सीन नहीं दी गई है। दिल्ली की बात अगर करूं, मैं दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ CGHS का एक सेंटर है, सरकारी सेंटर है ये, और साउथ एवेन्यू जो लुटियंस इलाका माना जाता है वहाँ ये केंद्रित है। अमूमन यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो CGHS कार्ड होल्डर है, उनको वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन जब आज से ये वॉक इन सुविधा भी शुरू कर दी गई है 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, तो ऐसे में इस सेंटर पे भी लोग आ रहे हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो अपनी रजिस्ट्रेशन
आईडी और इसके साथ ही आधार कार्ड दिखाकर यहाँ खुद को वैक्सीनेट कर रहे हैं। देखना ये होगा कि केंद्र सरकार ने तीसरी बार जो वैक्सीन नीति है उसमें बदलाव किया है, और ये जो नीति है ये सबसे अहम बताई जा रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन जो है वो उसकी रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी है भारत में, और उसको बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार की इस योजना को कहीं ना कहीं इस ओर भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको उसमें तेजी लाई जा सके। इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया है। देखना होगा कि आने वाले एक हफ्ते या 4 दिन में किस तरह की जो है वो आंकड़े निकल कर आते हैं, क्या लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलकर खुद को वैक्सीनेट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल मुनज़्ज़ा ये भी है कि तीसरी जो वेव है उसकी दस्तक जो है वो अब आ रही है। दिल्ली के जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये मीडिया को बताया था, कहीं ना कहीं ये उन्होंने खतरे की घंटी बताई थी कि जिस तरह से अब जब दूसरे वेव में लगातार जो है वो मरीजों की संख्या कम हो रही है तो लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और ऐसे में तीसरी वेव की संभावना है। और तीसरी वेव में ये भी बताया उन्होंने कि जिन लोगों को अब तक कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है या फिर कम उम्र के बच्चे जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उनको तीसरी वेव में सबसे ज्यादा खतरा है। तो ऐसे में लोगों में इस अवेयरनेस की जरूरत है कि तीसरी वेव से पहले ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें, न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को भी बचाने का काम वो वैक्सीनेशन के जरिए कर सकते हैं। बिल्कुल रंजीता, और वहीं पर जहां पर स्टेट्स नाराज है सेंटर से, और ये बात भी सामने आ रही है कि क्योंकि स्टेट्स जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से डोजेस नहीं ले सकते, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो ले सकते हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि उनको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं डोजेस जितने चाहिए, उससे ज्यादा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले पाते हैं। देखिए निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं इस ओर जो है वो विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाया था कि प्राइवेट को फिर 20% जो वैक्सीन है वो हर राज्य में देने के पीछे क्या नीति है सरकार की। विपक्षी पार्टियों का ये भी आरोप था कि मुनाफा कमाने की सरकार की ये कोशिश है, राज्यों को डायरेक्ट वैक्सीन जो है वो जो फार्मा है वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि गाइडलाइन ये नहीं कहती है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है उसको जो है वो डायरेक्ट वैक्सीन मिल रहा है। विपक्ष के सवालों के जवाब में सरकार का ये कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों को जो वैक्सीन दिया गया है उनको भी एक रकम तय की गई है, उस रकम से ज्यादा वो वैक्सीन लेने वाले लोगों से वसूल नहीं कर सकते हैं, और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र सरकार खुद करेगी कि आखिर कितना किस अस्पताल में कितने रुपए में वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, राजनीति जो है मुनज़्ज़ा वो तो जारी है कोरोना को लेकर भी, लेकिन इसके साथ ही सरकार की ये कोशिश है कि इस नई जो नीति है इसके जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सके। बिल्कुल, वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताया कि तीसरी लहर की दस्तक और वहां पर महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के केसेस भी सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरह हमने देखा कि महाराष्ट्र पहले फेज में और दूसरे फेज में कोरोना के बहुत ज्यादा मुतासिर है, मुल्क में सबसे ज्यादा, ऐसे में किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, और जब कि स्टेट अब भी कह रही है कि पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए लोगों को डोजेस अवेलेबल पूरे नहीं है। देखिए कई समस्याएं हैं महाराष्ट्र सरकार के सामने। एक तरफ जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या है और जो वैक्सीन को लेकर कमियां हैं, उससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रही है। ये पहला पार्ट है। लेकिन जहां तक दूसरी तैयारियों की बात करें तीसरी लहर को लेकर, तो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी लहर खत्म नहीं हुई और तीसरी लहर की तैयारियां साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई देने लगी है। किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखना चाहती है। आज दोपहर 3 बजे करीब जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बाकायदा एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में जो नए वायरस है उसे लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही ब्लैक फंगस की वजह से अब तक जो महाराष्ट्र में 7,900 के करीब ये आंकड़े बढ़ गए हैं, जिसमें 700 के करीब लोगों की मौत हुई है। तो इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी कि ब्लैक फंगस की वजह से कितनी तकलीफें हो रही है, जो नया वायरस आ रहा है उसे लेकर किस तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में इसके 10 नए केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो केसेस है रत्नागिरी इलाके में है, यानी कि करीब 8 जो पेशेंट्स है उस तरफ है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार सभी जिला के लोग हैं जो अधिकारी हैं उन्हें एक आदेश दिया है कि अपने अपने जिले से लगभग 100 ऐसे
जो टेस्ट है कोरोना के नए मामले हैं वो भेजे जाए ताकि उसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि नए वायरस से किस तरह से बढ़ता हुआ खतरा साफ तौर पे नजर आएगा। और जिस तरह से आंकड़ों की बात चल रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहली लहर में देखा हमने कि सबसे ज्यादा वरिष्ठ लोग परेशान हुए, उसके बाद जो युवा पीढ़ी है वो दूसरी लहर में तकलीफ में आई, तो तीसरी लहर में हो सकता है कि छोटे बच्चे कहीं ना कहीं इससे ज्यादा पीड़ित हो। इसका ध्यान रखते हुए बाकायदा कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, कई तरह के सेंटर्स में तैयार किए गए हैं, बच्चों के लिए सेंटर्स तैयार किए गए हैं और साथ ही ये हिदायत भी दी जा रही है किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए लोगों में तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाए। ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पे दिखाई दी थी उस दौरान भी, तो इसे कम करने की कोशिश के लिए बाकायदा कई तरह के प्लांट लगाए गए हैं, हॉस्पिटल्स में भी लगाए जा रहे हैं। और अब जो मौजूदा स्थिति है ऑक्सीजन बेड्स काफी संख्या में खाली है, तो इतनी दिक्कतें वहां सरकार के सामने नहीं आ सकती, लेकिन ये ऑक्सीजन की कमी ना हो इसका ध्यान रखते हुए आगे की तैयारियां पूरी तरीके से करना शुरू कर दी गई है। वैक्सीन सेंटर्स पे वैक्सीन के नंबर्स बढ़ाने की लोगों को बताया गया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार का यह भी दावा है कि अगर उन्हें वैक्सीन मिलती है तो रोजाना 10 लाख लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या है 13 करोड़ के करीब, तो ऐसे में वैक्सीन अगर 10 लाख देंगे तो बहुत ही जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी और इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो तीसरी लहर को लेकर बाकायदा इनकी तैयारियां साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। बिल्कुल। मेहताब आलम, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में महाअभियान जारी है, क्या अभी भी कोविन पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है वैक्सीनेशन से पहले? नहीं, अभी वो रजिस्ट्रेशन की लाजमियत को ख़त्म कर दिया गया है कि आप आइए और राष्ट्र तौर पर जाके किसी भी सेंटर पर वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसीलिए जो है इसका नारा दिया गया है कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। और इसी थीम के साथ जो है मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान को वो पहला सूबा है जहाँ पर बहुत सारे एमएलए के जरिए इस तरह की जो है ऐलानात किए गए कि जैसे भोपाल के जो है यहाँ पर अगर बैरसिया की बात करें तो वहाँ के जो है विष्णु खत्री ने ऐलान किया कि जो पंचायत सबसे पहले करेगी उसको 10 लाख का इनाम, दूसरे नंबर पर आने वाले को 7 लाख और तीसरे नंबर पर आने वाले को 3 लाख पंचायत का जहाँ पे ऐलान किया गया। वहीं पर यह भी ऐलान किया गया कि जो है हर गांव में वो लोग जो है वैक्सीनेशन करेंगे और उसमें 10 लोग जो सबसे पहले होंगे उनको मुफ्त मोबाइल रिचार्ज किया जाएगा। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में ये जो है जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं उसमें टॉप 10 पे आने वालों को टीवी और फ्रिज देने का ऐलान किया गया। भोपाल जिला इंतजामिया ने जो ऐलान किया कि भोपाल में जो भी शख्स जो है आज कोरोना वैक्सीनेशन करवाएगा उसको 10 से 15% की रेस्टोरेंट में छूट मिलेगी। इसी तरह से अगर हम इंदौर की बात करें तो उनको जो सरकारी मुलाजिमीन है उनको हाफ डे की छुट्टी और उनका वेतन, उनकी तनख्वाह किसी तरह की नहीं कटेगी। तो वहाँ पे हुकूमत की तरफ से तमाम जो है आसानियां पैदा की जा रही हैं ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर को देखते हुए जो बात की जा रही है कि बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, तो उसी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है तलकीन की जा रही है, उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगाइए ताकि आप भी महफूज रहें, आपका घर भी महफूज रहे, समाज भी महफूज रहे और मुल्क भी महफूज रहे। कोरोना का टीका लगवाइए, ये सेहत का टीका लगेगा तो जिंदगी खुशगवार बनेगी। बिल्कुल मेहताब आलम, और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने हर तरह से कोशिश की कि लोगों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ जो है रागिब किया जाए और रिलीजियस लीडर्स को भी इसमें जो है एकजुट होकर काम किया है, लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई है। ऐसे में क्या लोग उस तादाद में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ दिखाई दे रहे हैं? क्या उसी तादाद में लोग भी आ रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो लगवा रहे हैं? मुनज़्ज़म बता दें कि जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल तहजीबों का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। और भोपाल में जहाँ पर हुकूमत की, चाहे हम पहले मरहले की बात करें वैक्सीन की, इस वक्त की बात करें तो मसाजिद में, मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में जो है वैक्सीनेशन के सेंटर लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर आसिम साहब जो मौजूद है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि तमाम लोग जो मजहबी मामले से जुड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन को लेकर जो है सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम लोगों के मशवरे पर यहाँ पर लोग आगे बढ़, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों को कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? लोगों के जहन के अंदर अभी भी वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे भी मिल करके और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोसाइटी के अंदर लीडर्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनको बात लोग मानते हैं उनसे हम बात करके और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आकर के और वैक्सीनेशन करवाएं। आप लोगों ने भी कैंप लगाया जाए भोपाल में, एक ताजुल मसाजिद की बात करें, दूसरी जगह की बात करें, आप लोगों ने मस्जिदी लीडर से बात करी, लोगों ने बड़ी खुश अखलाकी से, खुश असलूबी से इसका इस्तकबाल किया कि नहीं कोरोना टीकाकारी होनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस्तकबाल भी किया और ऑब्जेक्शन करने वाले लोग भी हर जगह होते ही हैं,
मगर बल्कि बहुत लोग सारे लोगों जो ने है इसका इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं और पूरी कोशिश सरकार भी कर रही है कि लोग जो है वैक्सीनेट हो जाए। वसीम, ये बताया कि सेंटर जो है एक प्रोविजन लेकर आया है ई वैक्सीन का, तो किस तरह से लोग उससे फायदा ले सकते हैं, ई वाउचर का? वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सेंटर ने जो नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का प्रोविजन लाया है कि प्राइवेट अस्पतालों में लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या किस तरह से लोग जो है उससे मुस्तफीद हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से नए तरीके से और नई योजनाओं के तहत या फिर सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी तरीके से लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इसकी कोशिश यहाँ पे सभी तरीके से की जाती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह की स्कीम से अगर फायदा होता है तो आम लोग पहुंचेंगे। खास करके हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वैक्सीन को लेकर दिक्कतें आ रही थी, तो कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन सेंटर्स नहीं पहुंचा चाहते थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुबह से लेकर शाम तक बाकायदा लाइन में खड़े थे कि उन्हें वैक्सीन मिल जाए। और कई तरह की ड्राइव शुरू की गई है ताकि किसी भी तरीके से लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है कि नए तरीकों से वैक्सीन दे रही है। शायद कई जगहों पे बाकायदा सोसाइटीज में जाके कैंप लगाए जा रहे हैं, कई मस्जिदों में कैंप लगाए गए हैं, कई मुस्लिम संगठन सामने आके कैंप लगा रही है। साथ ही अब जिस तरह से वॉक एंड वैक्सीन इस तरह की मुहिम शुरू की है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जा रहे हैं वहां पे वैक्सीन लगाई जा रही है, वरिष्ठों के साथ भी लगाई जा रही है, डोर टू डोर की फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। तो इस तरह की जो सहूलियतें अगर धीरे धीरे लोगों को मिलती रही, जो आसानी से अगर वैक्सीन मिलता रहा, तो लोगों को दिक्कतें नहीं होती है वैक्सीन को लेकर। इसका फायदा कहीं ना कहीं लोगों में भी देखने मिलेगा। जी बिल्कुल वसीम, और लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि वैक्सीन लगवाएं, और कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, हम पैंडेमिक में हैं, तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो करें। रंजीता, आपका बेहद शुक्रिया, और साथ ही साथ मेहताब आलम, वसीम, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।